स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 5, यानी कि आज हम लोग विंड एनर्जी पे फोकस करेंगे। सोलर एनर्जी पे हम लोगों ने पिछली बार फोकस किया था, अभी उसका भाई के बाद फोकस करते हैं। तो विंड एनर्जी है क्या? तो समझ लीजिए ये वन ऑफ दी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग हार्वेस्ट करना सीखे थे। कि पूरी दुनिया में बहुत पहले से, यानी कि मतलब एंटिक्विटीज़ के टाइम से हम लोगों को पता चल गया था कि हवा में एनर्जी है। उस एनर्जी से काफ़ी काम कराया जा सकता है। कुछ-कुछ जगह पे इससे पानी पंप किया जाता था, कुछ-कुछ जगह पे इससे अनाज पीसा जाता था। तो मतलब समझिए हमें बहुत पहले पता चल गया कि हवा में दम है, उस दम से हम लोग काम करा सकते हैं। तो ये वाला बात हम लोग को बहुत पहले पता चल गया। और सबसे पहला इलेक्ट्रिक विंड मिल जो है वो 1888 में बनाया गया था। ये है वो रिजल्ट। कहा जाता है कि लगभग टोटल आउटपुट 20 किलोवाट का था। तो समझ सकते हैं कि मतलब हम लोग को बहुत पहले से अच्छे से समझ है कि विंड में एनर्जी है, उस एनर्जी से निकाल के उससे आप काम कर सकते हैं। अब रहा बात कि हम लोग विंड फार्म लगा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो ये समझिए ये सोलर एनर्जी है विथ एक्स्ट्रा स्टेप। सन मतलब हमारे प्लैनेट पे इक्का-दुक्का एनर्जी सोर्स को छोड़ के, जैसे कि आपका जियोथर्मल और न्यूक्लियर पावर को छोड़ के ऑलमोस्ट 100% पावर सोलर ही है। बस किस रास्ते से आ रहा है वो बदल रहा है। और जियोथर्मल को इसलिए कहा जाता है कि वो मतलब सोलर बेस्ड नहीं है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डिके जो हो रहा है हमारे कोर में, उससे काफ़ी उसकी एनर्जी है। और जो प्लैनेट जब बना था उस टाइम में जो एनर्जी वहाँ ट्रैप हो गया वो धीरे-धीरे लीक आउट कर रहा है। तो वो 2 सोर्स मिला के मेन एनर्जी दे रहा है। और न्यूक्लियर जो करते हैं वो सुपरनोवा का एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन जितना भी विंड हो जाए, आपका फ्यूल हो जाए, फॉसल फ्यूल हो जाए, सब सोलर एनर्जी ही है। विंड कैसे चल रहा है? प्लैनेट जो है एक साइड गर्म होता है, एक साइड ठंडा होता है, दिन और रात रहता है। और ये ज्योग्राफी के हिसाब से फिक्स्ड नहीं है कि मतलब एकदम स्फीयरली एकदम परफेक्ट हीट डंप हो रहा है, वैसा नहीं होता है। हीट अलग-अलग जगह पे मतलब अलग-अलग तरीके से हीट होता है। एयर फ्लो फँस जाता है कहीं पे, जैसे मान लीजिए माउंटेन रेंज है, वो हवा को फँसा देता है। हवा स्पीड पकड़ लेता है दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए। तो घुमा-फिरा के ही मतलब विंड साइकिल जो है वो पूरी तरह से सोलर साइकिल पे चल रहा है। तो वही समझिए कि कोर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। और जब तक सन ठंडा नहीं होने वाला तब तक आपको टेंशन नहीं लेना। आप जितना एनर्जी निकालना है निकालिए विंड से, विंड का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मतलब वही होगा कि समुद्र से आप एक बाल्टी पानी निकालिए, समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये वही बात है। इसीलिए सोर्स समझना ज़रूरी है। खत्म नहीं होना। जैसे आप डैम बनाते-बनाते रिवर खत्म कर दोगे, लेकिन विंड मिल बनाते-बनाते आप विंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि वो सन से चल रहा है। सन बोला बेटा हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत है, टेंशन मत लो। तो ये हुआ विंड एनर्जी कोर लेवल पे। तो अब बात करते हैं इसके लॉजिक को। तो लॉजिक है बड़ा बेहतर है। एकदम सिंपल भाषा में, बड़ा बेहतर है। ये फैक्ट है। इसमें कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती कि आपका छोटा विंड टरबाइन बड़े विंड टरबाइन के आसपास पहुंच जाए। किसी भी हालत में कोई भी फिजिक्स अलाउ नहीं करता इसको। ऐसा क्यों है? आप जितना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसे स्वीप कहा जाता है, जितना आपका सरफेस एरिया बढ़ते चला जाता है, आपका टॉर्क जो है, यानी कि जो एक्सेल पे कितना लोड डाल पा रहे हैं वो बढ़ जाता है। यानी कितनी एनर्जी इफिशिएंटली आप निकाल पाते हो वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप समझिए जनरेटर जो है, जनरेटर सिर्फ जनरेटर नहीं होता है, उसमें एक्सेल्स होते हैं, उसमें बेरिंग्स होता है, बेरिंग का फ्रिक्शन होता है। अगर आपका टॉर्क बहुत कम है तो बेरिंग ही काफ़ी लॉस करने लग जाएगा। लेकिन आपका टॉर्क इतना ज़्यादा है कि भैया हट, तो आराम से बिजली निकल जाता है। इसीलिए आप टॉर्क चाहते हो बम बम। और रहा बात प्रोपोर्शनलिटी, हर चीज़ जो है स्केल अप हो जाता है। आप डायमीटर थोड़ा-सा बढ़ा रहे हो, डायमीटर अच्छा 20 मीटर से 30 मीटर कर रहे हो, जो स्वीप एरिया है वो एक्सपोनेंशियली भाग जाएगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे साइकिल मतलब सर्किल का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 मीटर वर्सेस 12 मीटर, उतना बड़ा अंतर नहीं है। अच्छा 10 है तो आपने 2 मीटर ऐड किया, सरफेस एरिया में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए फिज़िक्स सीधा बोलता है, जितना बड़ा आप बना सकते हो उतना बल्ले-बल्ले। अब फिर ये समझिए कि टरबाइन का दाम भागता नहीं है जैसे उसका साइज़ भागता है। आप टरबाइन लीजिए मतलब 100 मीटर से लीजिए, 120 मीटर लीजिए, 130 मीटर लीजिए, 40, 50, 60 ऑलमोस्ट 220 तक चले जाइए। दाम उतना नहीं भाग रहा है। ऑब्वियसली आप तुरंत नहीं कूद सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए 2003 में कोशिश करते हैं कि 2022 का टरबाइन बनाने का, वो नहीं बनता। फिज़िक्स रोक नहीं रहा था। हमारी इंजीनियरिंग वहाँ तक नहीं पहुँची थी। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग बनाते जा रहे हैं, ये मतलब पिछले 20 साल का आप हिस्ट्री देख लो, तो हम लोग जितना बार बनाते सीख जाते हैं। अच्छा ये टरबाइन बनाने से ऐसे होता है, इसमें ये दिक्कत होते हैं, इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ सीखते जाते हैं। जैसे-जैसे सीखते जाते हैं तो एंड में ये आता है कि बड़ा टरबाइन उतना महँगा नहीं है। आपका मतलब छोटा टरबाइन का दाम मान लीजिए अगर $1 मिलियन आता है, तो बड़े टरबाइन का दाम मान लीजिए 2 मिलियन आ रहा है, लेकिन उसका पावर आउटपुट 2 से ज़्यादा है। मतलब पर किलोवाट ऑफ एनर्जी वो दाम कम खाने लगता है। इसीलिए हमेशा डॉलर पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घटता है। इसीलिए मैथमेटिकली, इकोनॉमिकली सेंस बनता है कि भैया बम-बम बनाओ, जितना बड़ा हो सके उतना बनाओ। इसीलिए स्टार्ट किए थे, कुछ मेगावाट कभी-कभी छूते थे, 1 मेगावाट का टरबाइन आजकल अरे हटो यार,
मतलब बड़ा तो आप बोलोगे भी नहीं जब तक 10 मेगावाट से आप ऊपर नहीं आ रहे हो। जब तक आपका डुअल डिजिट में मेगावाट नहीं नापा जा रहा और एक टरबाइन का बात कर रहा हूँ, तब तक आप सीरियस नहीं हो। तब तक आप ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन आप ठीक है। तो यही समझिए कि मैथमेटिक्स सीधा है कि जितना बड़ा आप बनाएँगे, उतना पार्ट्स कम हो जाएँगे, उतना ज़्यादा एनर्जी एक यूनिट से लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट घट जाएगा। डॉलर पर किलोवाट आवर यानी कि एक यूनिट के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, वो घटते जाता है। यानी कि उससे बिजली बेचना प्रॉफिटेबल होता है। आप छोटा वाला खूब सारा लगा दीजिए, मेंटेनेंस में लुट जाइएगा। इसीलिए बड़ा पे बड़ा करते जा रहे हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स एकदम क्लियर है। आज हम लोग 220 मीटर्स पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे भी बड़ा है। वो तो हम लोग पहुँच गए, हो गया भूतकाल, वो भूतकाल की बात है और इंजीनियरिंग और मेहनत किया जा रहा है कि और बड़ा बनाया जा सके। और आप निश्चिंत हो जाइए कि जब तक हमारा फिज़िकल इंजीनियरिंग नहीं बोलता कि भैया अब नहीं हम बड़ा कर सकते, तब तक हम लोग इसे ठूँसते चले जाएँगे। जितना बड़ा हो सके उतना करते जाएँगे। तो ये लॉजिक है, इसीलिए साइज़ के पीछे मत पड़िएगा कि छोटा नहीं बनाना है इसको, जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा। मैथमेटिक्स सीधा बोलता है भैया बम बम इक्वल्स बम बम। तो लॉजिक यही है, साइज़ के पीछे एकदम एकदम क्लियर कीजिए। हमारे पास 20 साल का डेटा है, छोटा सा 1 मेगावाट पे खुशी हो रहे थे, अब 10 मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, एक टरबाइन पे। तो अब बात करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन पे ये समझिए, अगर आप सही लोकेशन पे पहुंचते हैं तो ये सबसे बड़ा समस्या सॉल्व कर देता है। ये हो जाता है 24/7/365। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कर देता हूँ कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन बंद नहीं होता है। सोलर रात को बंद हो जाता है, खत्म, दी एंड, खत्म सर, बिजली नहीं मिलने वाला आपको। विंड जो है कम ज़रूर हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि आपका ग्रिड जो है आपका चलता रहेगा। आप लोड शेडिंग कर सकते हो कि ठीक है नॉन क्रिटिकल लोड्स को काट दें, लेकिन आपका ग्रिड बंद नहीं हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। काफ़ी सारे लोकेशंस हैं दुनिया में छितराए हुए, जहाँ पे विंड इस स्पीड पे है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग आ गए, लैंड बेस्ड जितने विंड टरबाइन हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा टरबाइन आप डाल ही नहीं सकते लैंड पे। अभी जैसे इंडिया में हल्ला हो रहा है, अदानी ने एक ठो डाला। मैंने भी सोचा अरे बहुत बड़ा डाला होगा। भाई देखते तो 6 मेगावाट का है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और रहा बात, बोल रहे हैं कि समुद्र में जो आप लोग काम कर रहे हो वो 10 पे चला जा रहा है। ये है अभी का सबसे बड़ा साइज़, आप देख सकते हैं। ये लगभग 16 मेगावाट एक। ए महाराज अकेले, अकेले भैया हम सँभाल लेंगे। मतलब इसका 4-5 ठो डालिए, छोटा-मोटा स्टेट कोई बोलेगा भैया हम सँभाल लेंगे, टेंशन मत लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है कि ज़मीन पे नहीं बना सकते? बात ये है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? मतलब फैक्ट्री आपके बगल में नहीं हो तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? विंड फार्म का जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता गया, शुरू-शुरू में हमें दिक्कत नहीं था। हम लोग इतना छोटा था कि रोड था, अरे रोड में बहुत जगह है। बड़ा करते-करते अब ऐसा हो गया कि भैया उसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम बनाने पड़ रहे हैं कि भैया ये रोड से जाएगा। एक्स्ट्रा वाइड, एक्स्ट्रा लार्ज लोड ले जाने पड़ रहा है। हर जगह वो आप ले नहीं जा सकते। हो सकता है जहाँ हवा बम-बम चल रहा है वहाँ जाने का ही रास्ता नहीं है। वो पहाड़ के किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जाने का ही रास्ता नहीं है और आपको पूरा नया रास्ता बनाना पड़ेगा। रेलवे पे आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये सब बहुत बड़े-बड़े यूनिट होते हैं। तो ये समझना वही लॉजिक बन जाता है कि हम लोग ज़मीन पे इसे बना नहीं सकते और ना ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये लिमिट कर देता है। और जब ऑफ़शोर का बात कर रहे हैं तो समुद्र के किनारे ही उसका ये बनाया जाता है फैक्ट्री, और फिर नदी से इसे, मतलब ये नदी बोल रहे हैं, बार्जेस पे इस्तेमाल करके आप इसे शिप करते हो। तो कोई टेंशन नहीं, ना शिपिंग में टेंशन है, ना ट्रांसपोर्टेशन में टेंशन है, ना मैन्युफैक्चरिंग में टेंशन है। इसीलिए ऑफ ग्रिड जो है मतलब ऑफ़शोर जो है उस पे सब लोग पैसा पानी की तरह डाल रहे हैं। और ज़मीन पे लोग इसको हेट भी करते हैं क्योंकि ये बहुत लाउड और प्राउड टाइप का इक्विपमेंट है। लाउड, ये आवाज़ बहुत करता है, वुंग वुंग आवाज़ बहुत करता है। और रहा बात की आवाज़, ऐसा होता है ना कि भले एक दिन आपको इरिटेटिंग नहीं लगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आ गया, बार-बार फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बीपी क्यों हाई हो रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाउड और प्राउड टाइप इक्विपमेंट है, लोगों को नहीं पसंद है। और मैं भी इसके अगर अगल-बगल रहना पड़ता, मुझे भी नहीं पसंद आता। तो ये लोगों को नहीं पसंद है, तो लोग से दूर कर दो। ऑफ़शोर जो है वो आसान है इस मामले में। वहाँ पे बनाना, क्योंकि बोला आप समुद्र के किनारे बनाइए, जैसे बड़े-बड़े शिपयार्ड्स समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरह का लॉजिक पे बड़े-बड़े विंड फार्म समुद्र के किनारे, ये समुद्र के किनारे का जगह है, वहाँ पे बनाया जाता है। फिर वहीं से उसको बनाना, ट्रांसपोर्ट करना और डिप्लॉय करना, सारा काम बिना साइज़ लिमिट के होता है कि भैया आपको 10 मेगावाट करना है, कीजिए। ये अभी 16 मेगावाट पे है। कुछ ना कुछ इंजीनियर बैठे होंगे जो 20 मेगावाट पे काम कर रहे हैं, इसकी गारंटी हम दे देते हैं। वो बनाना और इनलार्ज करना, यानी कि साइज़ बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन पे बोल रहे हैं कि ज़मीन पे बहुत मुश्किल से आपको 10 मेगावाट पे लेगा। बाय द वे इसको ज़मीन पे लगाया गया था, मतलब एकदम समुद्र के कोना में फैक्ट्री से निकाल के साइड में लगा दिए टेस्ट करने के लिए। लेकिन वही सब, और रहा बात कि समुद्र में जाएँगे हवा स्मूथ मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो सरफेस है वो स्मूथ है ना। आप ज़मीन पे जाएँगे तो उसमें बहुत एंड्यूलेशन है, तो ड्रैग बनता है। ड्रैग से एयर स्पीड कम हो जाता है। अगर वो ड्रैग हटा दो, स्मूथ पानी के ऊपर हवा चलेगा और ज़मीन के ऊपर चलेगा, तो पानी के ऊपर आपको ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगा। सेम टावर, 200 मीटर का सेम टावर आप ज़मीन के ऊपर रखिए, उतना स्पीड नहीं दे पाएगा, उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा, वर्सेस वही टावर आप उठाइए, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दीजिए, मतलब डीप ओशन में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलने लगेगा।
तो लोकेशन हम लोग का अब क्लियर हो चुका है कि लैंड पे उतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं से कुछ बेटर है, लेकिन लैंड पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि कल आने वाले टाइम में हज़ारों विंड फार्म बन जाएँगे, वैसा नहीं होने वाला। मतलब कर सकते हैं, असंभव बात नहीं है, छोटे-छोटे टरबाइन के साथ किया जा सकता है, लेकिन उतना मतलब समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन समुद्र में लोग छाने वाले हैं क्योंकि बोल रहे हैं साइज़ आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा है। लोकेशन क्लियर हो गया, भैया समुद्र में जाना है, ज़मीन पे ट्राई नहीं करना है। अब बात करते हैं एंड ऑफ लाइफ। ये एक सीरियस समस्या था कि क्योंकि जो पहली बार विंड एनर्जी का बूम आया वो अभी नहीं आया था, वो 1990s में आया था। अर्ली 1990s में अमेरिका पैसा पानी की तरह बहाया था विंड एनर्जी पे। उस टाइम में उनका ऑयल एम्बार्गो वाला डर था और शुरू-शुरू का रिसर्च ये बताया कि विंड एनर्जी सारा एनर्जी सँभाल सकता है, पूरा यूएस का। कैसा हो सकता है? आराम से। विंड एनर्जी इतना ज़्यादा है, बोल रहे हैं मतलब एक्चुअली अगर आप डिप्लॉय करने बैठ जाओ कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब जैसे वेपन्स प्रोजेक्ट के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, अगर वैसा इसके लिए बहाया जाए, हो जाएगा। तो काफ़ी मेहनत किया गया था और वो मार्क 1 प्रोजेक्ट थे। मतलब बनाया, सीखे, टरबाइन ऐसे चलता है, टरबाइन ऐसे टूटता है, ऐसे हेल से डैमेज होता है, ऐसे टेम्परेचर से डैमेज होता है। तो ये सब समझिए कि हम लोगों ने किया, ठीक है? 90s में ये किया गया, वो चले 10 साल चले, 20 साल चले और उसके बाद अब उसका टाइम खत्म। मतलब जो पहला बैच आपने बनाया था, वो बैच अब खत्म हो गया, अब एक्सपायर हो गया। अब उसको हम लोग डिकमीशनिंग कर रहे हैं। ये मास कमीशनिंग हर जगह हो रहा है, चाहे यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, होने लगा है। अब बात है कि करें क्या उसका? इसका हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। बनाने के टाइम हम लोग टूट पड़े बना दिए, लेकिन करेंगे क्या? बाय द वे ये बड़ा सा बुलडोज़र है। ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमारे पास कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था कि बनाने टाइम तो बना दिए, मतलब जी जान लगा के बनाते गए और बड़ा बनाते गए और लगाते गए, लेकिन अच्छा सर एक्सपायर होगा तब क्या करोगे? कोई आइडिया नहीं था। तो वही समझिए कि अब जो है लोग इस पे आर&डी कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट जो है अब एकाएक खुल गया कि बोले पहला बैच अब डिकमीशन हो रहा है, अब लोगों के पास आ रहा है कि सर क्या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है इसे रिसाइकिल करने का? तो वहीं पे काम हो रहा है। थैंकफुली टावर, मोटर ये सब मतलब जनरेटर जो है ये सब बहुत आराम से रिकवर हो जाता है। वो नॉर्मल स्टील, कॉपर ये सब होता है, ये सब आराम से रिसाइकिल हो जाता है। दिक्कत है ब्लेड्स में। ब्लेड होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट में जनरली या तो कार्बन फाइबर रहता है या तो ग्लास फिलामेंट रहता है। ये सब आराम से रिसाइकिल नहीं होता और इपॉक्सी में बंधा रहता है। तो इसका कुछ नहीं कर सकते और ज़मीन में दफना देना मतलब सिर्फ हम लोग समस्या हटा रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। लेकिन थैंकफुली काफ़ी लोग इस पे मेहनत किए हैं। तो अभी के टाइम में 2 रास्ते सामने आए हैं। पहला रास्ता है कि इसको फिलर इन सीमेंट यूज़ किया जाए। जैसे कि आप तोड़ दीजिए, क्रंच कर दिया, उसे सीमेंट इंडस्ट्री में डाल दीजिए। सीमेंट इंडस्ट्री इसको अपना समझ के गटक जाएगा और आपका सीमेंट का CO2 इमिशन 12% तक घट सकता है। मतलब प्रदूषण भी कम होगा और ये गायब हो जाएगा। और ये मतलब मजबूत चीज़ है। मतलब हमने टेस्ट कर चुके हैं, मजबूत चीज़ है, बम-बम चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है कि आप टरबाइन्स का जो ब्लेड आ रहा है, उसकी अगर आपके देश में सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री पचा जाए इसको। बढ़िया। दूसरा ऑप्शन है जिसपे एक कंपनी अभी रिसेंटली क्लेम कर रही है और बहुत बड़ी कंपनी है वो, मतलब यूरोप में विंड फार्म का दादा बैठे हुए हैं। उन्होंने इपॉक्सी का एक सिस्टम निकाला है कि वो इपॉक्सी को इपॉक्सी रेजिन जिससे बांधा जाता है, उसको दोबारा डिकम्पोज़ कर पा रहे हैं। यानी कि मटेरियल है, मटेरियल को इस तरह से वो डिकम्पोज़ कर रहे हैं कि जो आउटपुट निकल रहा है वो वर्जिन मटेरियल है। यानी कि उसे वापस आप यूज़ कर सकते हैं नया विंड टरबाइन। ऐसा नहीं कि वो निकाल दिए फाइबर, ऐसा नहीं है। फाइबर गया आपका दूसरा चीज़ में, ठीक है? फाइबर आप दूसरी चीज़ में यूज़ करो, लेकिन जो इपॉक्सी है वो यूज़फुल इपॉक्सी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका टरबाइन में 50 टन इपॉक्सी लगा था, तो 50 टन में से 40 टन रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो आप नेक्स्ट साइकिल में यूज़ कर पाएँगे। 100% रिकवरी कभी नहीं होती है, लेकिन इतना अगर हो जाए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है कि भैया बार-बार उतना इपॉक्सी का अब बोले हम लोग का भी मार्क 1 विंड फार्म डिकमीशन हो रहे हैं। मार्क 2, मार्क 3 विंड फार्म जब डिकमीशन किया जाएगा, बहुत मटेरियल निकलेगा। तो रास्ता कर दिया जा रहा है कि या तो उसे सीमेंट इंडस्ट्री को दे दो बचाने के लिए या तो इपॉक्सी उससे निकाल के और उसके बाद जो बचा-खुचा मटेरियल उसके भी लोग काम कर रहे हैं। मतलब उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि हमें कोई आइडिया नहीं है। गाड़ी खुल गई है, बस स्पीड पकड़ना बाकी है। तो एंड ऑफ लाइफ भी ऐसा मत सोचिए ओह! इसका कुछ नहीं हो सकता। हो गया है, सॉल्व कर लिया, गाड़ी बस खुल गई है, स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि विंड का पोटेंशियल जो है, लोगों को पता है, बोल रहे हैं हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सबको पता है, कोई टेंशन नहीं इसमें, पता है। और हम लोग इसका हार्नेस कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी निकाल रहे हैं, बहुत छोटा-सा निकाला है, मतलब 1% भी नहीं है। मतलब इतना कम एनर्जी निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब प्लैनेट को बोला लाइक कुछ किए थे क्या? मतलब बोले ना समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालने वाला बात हो गया। वही अभी बहुत कम एनर्जी हम लोग निकालें, कोई टेंशन नहीं है। अब रहा बात इसे आप सोलर से शादी करा दो, जैसे इंडिया जो है, इंडिया में सोलर बम-बम चलेगा। आप उसका इंडिया का जो हमारा थैंकफुली इतने बड़े मतलब कोस्टल एरिया हम लोग को मिला है, वहाँ पे आप ऑफशोर विंड फार्म लगाइए, इतना बढ़िया मात्रा में एनर्जी मिलेगा कि 100% देश का जो पावर कंज़म्पशन है, वो आप पूरा कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत ये होगा कि हर टाइम हमारे हिसाब से मैच नहीं करेगा।
मैच हमारे हिसाब से नहीं करेगा। पावर है उसमें, इसमें कोई डिस्क मतलब समझिए ऐसा है कि आपको 100 मेगावाट चाहिए, जनरेटर बोल रहा है कि हम 100 मेगावाट देंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से देंगे। हम आपको 100 से ज़्यादा देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से देंगे। मेरा मन हुआ हम आपको 150 दे देंगे, मेरा मन नहीं हुआ तो हम आपको सिर्फ 80 देंगे। तो ये एक समस्या है। लेकिन एनर्जी है, एनर्जी में अब डिस्कशन नहीं करना है। ये आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि शुरू-शुरू में 2000 से 2010 के बीच में न्यूज़ चैनल में या जितने एनवायरनमेंटलिस्ट में बात होता था कि सोलर इज़ गुड, विंड इज़ गुड, बट दे कांट रियली पावर आवर सिटीज़ एंड ऑल दैट। अब कोई नहीं बोलता है। अब सब बोलता है कि एनर्जी स्टोर कहाँ करेंगे? वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए। वो फेज़ क्लियर हो गया है। अब कोई बोलता है कि विंड से एनर्जी नहीं आ रही या सोलर से नहीं आ रहा, कुछ फूँक रहा है। अब समस्या है कि वो जो उतना वेरिएबिलिटी आ रहा है, उस वेरिएबिलिटी को आप बचाएँ कैसे? तो हम लोग को वही समझिए कि मिक्सिंग कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, ये सारा समस्या हम लोग सॉल्व करेंगे, तब गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अब रहा बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स का। तो क्या ये सब जैसे हम लोग ऑफ़शोर विंड फ़ार्म लगाते हैं, तो क्या इससे मछली पे असर पड़ेगा? नहीं, आयरॉनिकली यहाँ पे मछली में चूँकि ये सब जहाँ लगाया जाता है, वो एरिया को सील कर दिया जाता है कि भैया वहाँ पे फ़िशरी नहीं जाएँगे, फ़िशरिंग के बोट्स नहीं जाएँगे, सेफ्टी के लिए किया जाता है। जहाँ पे जितने भी मरीन रिसर्चर हैं, वो लोग जाके एक्चुअली देख रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ वो जगह पे फिर से ग्रो कर रही है। बोले ऐसा कैसे हो गया? बात समझिए जब चेरनोबिल में इंसान को हटाया गया कि भैया इंसान हटा दो, बहुत सारी स्पीशीज़ जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, वापस आ गई। इंसान को अगर आप हटा देते हैं किसी जगह से, तो नेचर जो है अपने आप उसको रिफ़िल कर लेता है। तो ये सब जगह पे नेचर अपने आप रिफ़िल कर रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। नेचर अपना कर रहा है और उसके ऊपर इक्का-दुक्का बोट जाता है, तो बोट से जो मरीन लाइफ़ को डैमेज होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो मतलब और रहा बात कि नॉइज़ से प्रॉब्लम नहीं है फिश को, नॉइज़ ऐसा नहीं कि ज़ीरो है, लेकिन वाटर काफ़ी अच्छा नॉइज़ इंसुलेटर है, काफ़ी अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट, तभी तो रॉकेट लॉन्च में यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा इंसुलेटर है। तो ओवरऑल मरीन लाइफ़ को उतना टेंशन नहीं हो रहा है। और आबाद की क्या फिशरी को भाई प्लैनेट में फिश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपको फिश खाना। और फिश के लिए भी दूसरे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पे भी मेहनत किया जा रहा है। और रहा बात कि बर्ड्स को नुकसान होता है, ये बात एकदम सही है। बर्ड्स इस पे भिड़ते रहते हैं, बात एकदम सही है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मैं एकदम थोड़ा लोगों को ज़मीन पे लाना चाहता हूँ। बहुत सारे एनवायरनमेंटलिस्ट पूरी तरह से शुद्ध बुद्धि डैमेज हो चुका है उनका। बुद्धि जो है ना, मति मारी गई जिसे कहते हैं ना, मति मारी जा चुकी है। मतलब उनको हर चीज़ में फ़ॉल्ट दिखता है, ये नहीं समझा रहे अच्छा करें क्या? नहीं, इंसान को ऊपर कर दो। नहीं, वो ऑप्शन तो एक्सेप्टेबल नहीं है सर। वो ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसके सिवा कोई ऑप्शन दो। तो ये सब अगर हम लोग करते हैं, तो उससे क्या बर्ड्स को नुकसान होगा? होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं करते हैं, तो पूरा प्लैनेट भूंज जाएगा, पूरा बायोस्फीयर भूंज जाएगा। उससे बेटर है, उससे बेटर है। यहाँ पे मैं एकदम क्लियर हूँ, ये पूरी सीरीज़ जो मैंने बताया था, इसका कोर एसेंस जो है, एसेंस ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग डिले कर सकते हैं कि 400-500 साल तक का हमारे पास टाइम मिल जाए और इतना कर दें कि हमारे आने वाले जनरेशन आराम से एक-एक करके सारी समस्या को सॉल्व करें। हम उन्हें टाइम देंगे और उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे जिसमें 3-4 एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, जैसे कि बहुत अच्छा फूड प्रोडक्शन होगा, बहुत अच्छा वाटर इकोसिस्टम रहेगा, बहुत अच्छा आप उसमें समझिए एनर्जी इंडिपेंडेंस रहेगा, लड़ाई नहीं करना पड़ेगा लोगों को भैया तेल-वूल के लिए, वो सब कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ सॉल्व कर, लेकिन क्या 100% सॉल्व होगा? कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिज़िक्स नहीं अलाउ करता है। लेकिन इतना टाइम, इतना सेफ्टी, इतना सुरक्षा दिया जा सकता है कि अब आप बचा-खुचा को सॉल्व करो। और उसपे भी काम हो रहा है, मज़ाक नहीं कर रहे हैं, इसमें कंपनीज़ काम कर रही है कि ब्लेड को ऐसा कोट किया जाए कि बर्ड तुरंत उनको समझ जाएगा भैया ये रास्ता पे हमको नहीं जाना है। और बर्ड्स बुड़बक नहीं है, सिखाया जा सकता है उनको। तो वही समझिए कि ये थोड़ा समझना होगा। आपको थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि जब आप फाइटिंग रिंग में उतरते हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि ओ मैं ही मारूँगा, मैं मार नहीं खाऊँगा। आपको मार खाना पड़ेगा सर। सबसे गया फिसड्डी भी फाइटर से आप लड़ोगे, तो भी आपको जूता-चप्पल पड़ेगा ही। आपको उसको खा के अच्छा अब हम तो बहुत बढ़िया से होते हैं, वो समझना होगा। तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट में हो जाए, ओह! इससे ये होगा, वो होगा। होगा सर, अल्टरनेट क्या है? आप बेटर अल्टरनेट दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। अल्टरनेट नहीं है तो चुप रहो। मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो यही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, गाड़ी खुल गई है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस मामले में सोलर में इंडिया उड़े जा रहा है। इंडिया सोलर में गियर लगा दिया, आगे भागे जा रहा है। चाइना से भी हम लोग भिड़ जा रहे हैं। हम लोग भिड़ किसे नहीं पा रहे हैं? चाइना विंड में भी कूद रहा है। हम लोग विंड पे थोड़ा-सा धीरे चल रहे हैं। विंड पे हमें थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस वाला गियर लगाना है, नहीं तो दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, विंड और सोलर बल्क एनर्जी हमारा सँभाल लेगा कि भैया प्लैनेट को जितना एनर्जी चाहिए, विंड और सोलर बोलेगा भाई हम सँभाल लेंगे, टेंशन मत लो। उतना है। बाय द वे ये मैथमेटिकली हमें बहुत पहले से पता था और इंजीनियरिंग अब बोल रही है कि अब हम आपको दिला सकते होती है, वो भी सॉल्व हो गया है। आगे वाला अब बस है कि उसको शादी कैसे कराना है, उसकी मिक्सअप मिक्सअप कैसे करना है और स्टोरेज कैसे करना है, वो आने वाले सीरीज़ेज़ में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन, हाउ टू फिक्स ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली,
एनर्जी के बारे में हम फोकस कर रहे थे और विंड एनर्जी पे आज हम लोगों ने ध्यान दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दीजिए, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।